400 पार होने की उम्मीद है आपको? नहीं। उस संविधान के सबसे बड़े फायदे में तो मोदी जी हैं भैया। ओबीसी कार्ड वो खेल लेते हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये समाज के रक्षक नहीं है, ये समाज के भक्षक है। अरे भैया अब दलालों में ये गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर ये जो लोग थे ये इसमें दलाल है इन लोग। ये कौन सबसे बड़ा दलाल था ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उच्च पदों से लेकर और निचले पदों तक सब जगह जनरल कैटेगरी का कब्जा है। चुनाव आजकल का बेकार हो गया। जितने भी नेता खड़े होते हैं सिर्फ अपने लालच के लिए खड़े होते हैं। जैसे अंबानी अदानी पे बात करी कि वो पैसा भर के जाके राहुल गांधी को भेज रहे हैं, तो ईडी इनकी है, सारी गवर्नमेंट इनकी है, पूरा कंट्रोल इनके पास है, तो खुद ही बोल रहे हैं कि रिश्वत उनको दे रहे हैं, तो खुद एक्शन लो। लाखों ईवीएम गायब है, उस पर आज तक इलेक्शन कमीशन का कोई जवाबदेही नहीं है। फैसला कौन करेगा? इतने सारे ईवीएम पकड़े जा रहे हैं, सारे सब चीजें हो रही है। जब चुनाव शुरू वही मैं बता उसी का मैं जवाब देता हूँ। अब इनको नहीं पता है सर, नहीं तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जब इलेक्शन शुरू होता है जिस स्टेट में, तो एक हर डिस्ट्रिक्ट पे करीब 30% ईवीएम ज़्यादा पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, जब तक कि अरे देखिए ये ईवीएम बीजेपी नेताओं के पास से क्यों निकलते हैं? कांग्रेस मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि जब हमारे कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ते हैं तो कई बार ईवीएम तो मैंने अपनी गाड़ी में ले जाके अपने सेंट्रल को अपने डिस्ट्रिक्ट पे जमा किया हुआ है। आप बीजेपी के नेता तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई, हमारा बीजेपी के नेता क्योंकि अपनी गाड़ी में ईवीएम लेके जाते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन से होंगे ना। मैं इलेक्शन कमीशन से नहीं हूँ, लेकिन हम अपनी गाड़ी में एजेंटों को भैया हमारे ऊपर वोट पड़ा है, हमारे पास राइट है, हम उनको ले जाके अपना जमा करवाते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है इसको। इन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं की गाड़ी में। भैया मैं तो भाजपा का नेता नहीं हूँ। डिलीवरी की गारंटी जो है हर जगह हर स्टेट में जितना है सब चुनाव आयोग नहीं करता, वो प्राइवेट लोगों के जो नेताओं के पार्ट होते हैं उनको दिया जाता है, हायर करता है। अरे तो आप लोग क्या लग रहा है कि 400 पार होने की उम्मीद है आपको? नहीं। अच्छा, अगर नहीं भी हो तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार की? मतलब आप लोग जो 10 साल 400 पार जा रहे होते तो पहले दूसरे इलेक्शन के बाद इनकी लैंग्वेज चेंज क्यों हो जाती? मंगलसूत्र पे क्यों आ जाते? पहले 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा था, एकदम से इन्होंने दूसरे मुद्दे उठा दिए, मंगलसूत्र पे आ गए, बेकार की चीज़ों पे आ गए, जो कि इलॉजिकली है। और प्रधानमंत्री देश की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री का बोलना, प्रधानमंत्री खुद इन बेकार के बयानों में उलझ रहा है। नहीं उलझना चाहिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की गरिमा बहुत ऊपर होती है। देखिए जब चुनाव प्रचार, जैसे अंबानी अदानी पे बात करी कि वो पैसा भर के जाके राहुल गांधी को भेज रहे हैं, तो ईडी इनकी है, सारी गवर्नमेंट इनकी है, पूरा कंट्रोल इनके पास है, तो खुद ही बोल रहे हैं कि रिश्वत उनको दे रहे हैं, तो खुद एक्शन लो। खुद ही बता रहे हैं कि गाड़ी में भर के जाता है, खुद ही बता रहे हैं कि गाड़ी में भर के जाता है, इसका मतलब उनको मिल रही है ऑलरेडी। तभी उनको पता है कि गाड़ी में टेम्पो में भर के जा रहा है सामान, उनको पता है ना। डेली चेंज होता है और कुछ नहीं है, डेली कुछ नया मुद्दा है, डेली कुछ। अंबानी अब क्या है कि जब तक चुनाव नहीं हुआ था, जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा था, उसका डाटा आ गया, उसमें अंबानी अडानी का नाम कहीं आया नहीं, तो इन लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो इनवैलिड है। तो अब जब ब्लैक में चंदा मिल रहा है, तब से राहुल गांधी अंबानी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं चुनाव में। तो अंबानी अडानी का नाम नहीं ले रहे तो अरे एक मिनट जाओ, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो भैया मैं कोई संत थोड़ी हूँ, मैं भी तो फायदा अपना लूँगा। जब प्रधान बहुत अच्छी बात बोली। देखो आजकल का चुनाव हो गया ना, चुनाव आजकल का बेकार हो गया। जितने भी नेता खड़े होते हैं सिर्फ अपने लालच के लिए खड़े होते हैं। आप 5 करोड़ रुपए देके काउंसिलर 5 करोड़ रुपए दे, तब तो जाके उसको टिकट मिलती है कोई भी पार्टी में। तो भाई वो 5 करोड़ में टिकट लेगा तो कहाँ का देशभक्त बन जाएगा? मुझे बता दो आप, जो कोई नेता 5 करोड़ में टिकट ले रहा है, काउंसिलर 5 करोड़ में टिकट ले रहा है, वो कहाँ का नेता बन जाएगा? वो कहेगा 5 करोड़ रुपए भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 करोड़ के 10 करोड़ तो करूँ मैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिसमें पैसे से टिकट। माफी चाहूँगा, जितना मेरी नज़र में, मैं माफी चाहूँगा, कोई भी नेता ऐसा नहीं है, सारे नेता 1 नंबर के चोर है। आप 5 करोड़ रुपए देके आप टिकट लेके आ रहे हो, भाई साहब आप बताओ। 1 नंबर का तो कोई 2 नंबर का। अगर सारे नेता चोर हैं तो बोलने दीजिए। जिस आदमी के पास, जो आदमी बाइक लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा है, जो आदमी बाइक लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा है, रिक्शा लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा है, अपने आप को गरीब बता रहा है, और उसके बाद में 3 साल बाद में उसके पास फॉर्च्यूनर कहाँ से आ जाती है? आप ये बताइए, कहाँ से आ गई उसके पास? वो अपने आप को समाज सेवक बता रहा है।
एक नेता इस जो नेता के है, बारे में- जब इनका फॉर्म भरा जाता है, जब ये अपने आप को घोषित करते हैं कि से भी भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात ही तो मैं कह रहा हूँ। आपका प्रोफेशन क्या है, अरे इनसे पहले पूछा सवाल जाता है। जवाब- पूछा जाता है, बाद में क्या करते हैं बता दो ना। इलेक्शन कुछ नहीं करते ना, समाज से भी तुम्हारे पे फंड आ गया, उसने मेरे को दान कर दिया, गलत है ना। ये समाज के भक्षक हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये समाज के रक्षक नहीं है, ये समाज के भक्षक हैं। किसके बारे में ये बोल? मैं राजनेताओं के बारे में बात कर रहा हूँ। वो भी सारे राजनेता हैं। वो तो वही बात कर रहे हैं। हो गया इनका। आपको मैं एक लगता है बात कि बोलूं? सारे नेता मतलब घपलेबाज हैं? डेफिनेटली मौका कोई नहीं छोड़ता। आप किसको, आप बताइए, आप किसकी बात कर रहे मोदी जी ने अंबानी और अडानी के बारे में बात कही है। हैं? चर्चाओं में कि है। मोदी जी, देखिए, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। राहुल गांधी ने फंड कुछ तो है। राहुल गांधी के तो दुनिया भर के धुआं ना, घोटाले धुआं। उजारे। धुआं आजकल पता कहाँ उठ रहा है? हाँ। जहाँ बगैर आग लग रही हो ना, वहाँ भी धुआं उठ रहा है। जैसे कांग्रेस में उठ रहा देखिए, आप मेरी बात है। सुनो मैं बताता हूँ, लॉजिकल वाली बात बताता हूँ। देखिए, देखो मैं सुन क्या भाई, कह सुन रहा हूँ, सुन देखिए। धुआं आजकल अगर पता आप- है, धुआं बेबुद्दे की बात पे उठ रहा है। सीधी बात एक लॉजिक ये है, कह रहे ना जहाँ आग लगती है। भाई आजकल कितनी लोग- पार्टी, अरे इंडिया में कितनी पार्टी है? सुनो, अरे मेरी बात सुन ले एक मिनट, फिर तू कहता रही है जो कहनी है तेरा, मैं चला जाऊंगा। फिर अपने यहाँ कितनी पार्टियां हैं? सैकड़ों हैं। सैकड़ों ना। अरे तो स्टेट में सारे, बनी हुई है। अरे जब सारे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं एक आदमी ना रान खातर, तो वो बगैर धुएं के आग लग रही है। अरे तो 23 पार्टियां इधर है, 30 से ज्यादा पार्टियां तो उधर भी है। यार एक बात बताओ, देखो एनडीए में कितनी पार्टियां आपको पता है? नहीं एनडीए सुनो, पहले सुनो। एनडीए से देखो, एनडीए में कितनी सुनो, पार्टी? सुनो, नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कुछ भी हो एनडीए में आएगा मोदी भाई, चाहे कुछ कर लो यार अरे तुम। नहीं, देखिए, देखो एक मिनट मैं दावे नहीं, एक मिनट नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, नहीं, मोदी है भाई। एक मिनट आप, अरे एक सेकंड भाई साहब, भाई साहब आपका क्या नाम है? अरे एक मिनट, भाई मेरा नाम अनिल है। पहले मुझे इतना बताइए एनडीए में कितनी पार्टी? देखो मेरे भाई सुन भाई ना एनडीए में कितनी पार्टी है? मेरी बात सुनो, भाई सुन ले मेरी बात ना, तुमने एनडीए तो मतलब पहले कभी पूछा किसी पार्टी में कितनी पार्टी है? मैं पूछ रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि सारे अब क्यों आ रहे हैं ये क्वेश्चन? बात सुनो, आप बात पहले सुनो मैडम एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने कहा कांग्रेस में पार्टी सारे मिल रहे हैं, तो कांग्रेस की नहीं कह रहा मैं, कांग्रेस में बहुत सारी पार्टियां मिली है ना। मिल के आ रही है क्यों? आप मुझे बताओ एनडीए में कितनी? मैडम एक बात हो ना, तो मैंने एनडीए से मतलब ना मेरे को किसी चीज से मतलब। सुनो एक बात, ये पार्टी का स्वार्थ की राजनीति है। स्वार्थ इस एमएलए से, आपको पता है कितनी है? एमएलए से, हाँ, जिस मुझे सांसद पता है। से हमें 38 फायदा हो रहा है। और ये कांग्रेस में कांग्रेस का इनका जो है वो 26 मत बोलिए, एक मिनट। 26 तो किसका ज्यादा हुआ? दो फर्क है, दोनों का फर्क बता दूं। फर्क पहले बताइए। नाम तो आप ले रहे हो कि एनडीए में ज्यादा है और जो इंडिया अलायंस उन्होंने रखे उनमें कम है, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ है पता है? डिफरेंस ये है, जो इंडिया अलायंस में जो पार्टी जुड़ी हुई है ना, वो एक दूसरे को गाली देती है और गाली देने के बाद भी वो एक दूसरे का हाथ मिला रही ये है। बात आप कह सकते हैं, आप ये बात नहीं, बोल नहीं। सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा तो अकेले। अगर मैं भाई का दुश्मन हूँ, दोनों हम पॉलिटिकल पार्टी से, हमारे व्यू पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलते, ठीक है। अब हमें पता है ये तीसरा भाई जो आ चुका है रास्ते में, ये बहुत पावरफुल है, ये दोनों का पत्ता काट देगा। तो मैं अपनी गंदी राजनीति के लिए मैं इस भाई से हाथ मिला लूँ, आप ये कहना चाह रहे हो? सीधे सीधे यही हो रहा है। तो फिर अजीत पवार आप को ये क्यों देखो लिया? ना, एक अजीत पवार एक कोर्स होता है, पहले बात सुनो पे पूरी। एक कोड कहा जाता है कि जब इंसान पावर में आ जाता है ना, कि अब दिखता है कि हाँ भाई अब उससे सब लोग डरने लगे हैं, तो लोग ना झुंड बनाना स्टार्ट करते थे उसको बाहर निकालने के लिए। पर मैं बात बताऊं, वो अकेला ऐसा शेर है जो झुंड में से बीच में निकल के जाएगा और इस बार भी 400 पार होके आराम जाएगा। से आप बोलिए, डरना चाहिए या रिस्पेक्ट करना चाहिए? क्या कह रहे हो? किसी पार्टी से डरना चाहिए जनता को या रिस्पेक्ट करनी चाहिए? कौन जनता डर रही है? आप ही ने अभी कहा कि मैंने क्या डरने जब कहा? लगते हैं मैंने क्या तो बोला? फिर उसके मैंने बोला जो संगठन है, जो झुंड पैदा कर रखा है, उस झुंड में से निकल के जाएगा और 400 पार लेके जाएगा सीट। सामने आएगा तो डर ही लगेगा। तो अच्छी बात है ना, डरना चाहिए। कम से कम गीदड़ों की तरह तो नहीं है ना, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर गीदड़ा आया है। पर्सनल मत हो जाइए, उसके पर्सनल बाद मत। वो स्टोव में वो कोयले जला रहा है, उसके बाद वो अननेसेसरली बयान पेश कर रहे हैं। अभी क्या राहुल गांधी का, कौन से बयान है राहुल मैं गांधी अभी के एक तरफ? बयान का रिसेंट बयान की बात करता हूँ। क्या बोला उन्होंने कि देश में जितनी मतलब सपोज करो आप पर्टिकुलर आप कास्ट हो, क्या आपका पर्टिकुलर आपका धर्म है, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस धर्म के हिसाब से, क्या उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपको देश का ट्रेजर बांट दिया जाएगा? आपको लगता है ऐसा कि पॉसिबल है? आप सोचो यार, दिमाग तो लगाओ, आप क्या बोल रहे हो? इन्होंने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी की परसेंटेज वाली बात पर, ठीक है जी। आज अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो मैं समझता हूँ
उच्च पदों से लेकर और निचले पदों तक सब जगह जनरल कैटेगरी का कब्जा है, ठीक है जी। और जनरल कैटेगरी में अगर बात करी जाए किसी एक कैटेगरी, तो वो ब्राह्मण का कब्जा है। ब्राह्मण, आप ये जातिवाद पे मत लेके आइए। नहीं, कैटेगरी की बात इन्होंने करी ना, परसेंटेज की बात पर अब जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई जब 3% 4% आबादी के साथ ब्राह्मण इस देश पर कायम है, तो उसके पास 67% या 65% या 60% संसाधनों का कब्जा कैसे कर लिया। आरक्षण की अगर बात करें तो संविधान जब बनाया गया तो उसमें 49.50 था, ठीक है जी। आज वो 50 भी अबाव हो गया है। आप क्या कहते हैं उसको, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग IPS IAS बन गए हैं, उसके भी लोग वो लाभ ले रहे हैं, मतलब आरक्षण का। तो जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जिनको नहीं मिला है उनको जरा भी आरक्षण नहीं मिला है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीजें इसमें ठीक होनी चाहिए? बिल्कुल होनी तो आप एक मतलब कैटेगरी को, जैसे ब्राह्मणों को आप बोल रहे हो, तो आपकी सरकार उस पर क्यों नहीं कर? मैं जवाब दे दूं पहले। मेरा साधारण सा सवाल पूछिए, या क्या आप बताएंगे इंडिया का डिवाइड किस बिहाफ पे हुआ था? धर्म के आधार पर। क्या धर्म की राजनीति करना आज के दौर में सही है? गलत है, श्योर, बिल्कुल गलत है। तो आपने ब्राह्मणों के ऊपर ये आरोप कैसे लगा दिया कि उनके ऊपर 60% कब्जा है? अरे भाई चुप रहो, मेरी बात कंप्लीट करो। अगर धर्म के नाम पे राजनीति करना गलत है, तो जातिवाद के नाम पे राजनीति करने कैसे सही हो गया, ये बताइए। देखो जी, पार्टीशन हुआ था संविधान से पहले, इनकी बात को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इनकी सहमति जताई कि हाँ पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पर, लेकिन पार्टीशन के बाद संविधान बना है, उससे पहले संविधान नहीं था। संविधान बना। आप मेरे से ये बताइए कि अगर हम दोनों भाई हैं, क्या बंटवारा हो जाए और बाद में कोई एग्रीमेंट बने, तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में से मेरे बेटे को आधा हिस्सा दे देंगे वापस दोबारा? नहीं देंगे। तो भैया संविधान जब जिन लोगों ने बनाया उनको ये सेंस नहीं रहा होगा कि जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो उनको यहाँ पे रखा क्यों जा रहा है? कि नहीं यहाँ रखा जा रहा है। जिन्होंने बंटवारा किया था उनको। बंटवारा किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। फैक्ट दे दूं? गलत है, एकदम मैं दे देता हूं। गलत है। एकदम मैं दे देता हूं। पाकिस्तान क्यों जाते हैं? इंडिया वाले पाकिस्तान क्यों जाते हैं? धर्म के आधार पर सुनो, धर्म के आधार पर पाकिस्तान क्यों जाते हैं इंडिया वाले, बताओ। हाँ, क्यों जाते हैं? कौन जाता है बता दो। इंडिया वाले नहीं जाते, बहुत जाते हैं। फिर कैसे खबर लेके आया, कैसे न्यूज़ लेके आया आप? कौन से? अभी बोला। अच्छा, आप इनके जवाब लेके आया ना आपने, कैसे लेके आया? गया था तभी तो लेके ये आया। बताइए, आप धर्मों के जो दारू क्यों पिया? आप इनसे पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, ये बात फैक्ट है, लेकिन मुसलमानों ने कभी पाकिस्तान नहीं मांगा था। अगर मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा होता तो अछूतों को भी अछूतिस्तान मांगना चाहिए था, सिखों को भी खालिस्तान मांगना चाहिए था, और धर्मों के लोगों को भी अपना अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए था। मुसलमानों ने कभी पाकिस्तान नहीं मांगा था, ये पॉलिटिक्स थी उस वक्त। हाँ जी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता है 36-37 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था स्टेट वाइज, उसकी क्या पोजीशन थी? 17 के 17 सीटों में कांग्रेस जीती थी 62% वोट के साथ। मुस्लिम लीग को केवल 12% वोट मिले थे। 1946 के इलेक्शन में वही कांग्रेस है, इन्हीं 18 में बंगाल, विंध्य में, मद्रास, केरला, हैदराबाद, बिहार, पटना जितना था, इसमें से 96.2% लोगों ने वोट दिया मुस्लिम लीग को। पहली बात। दूसरी बात, बंगाल छोड़ दीजिए, पंजाब, उसमें कांग्रेस और यूनियनिस्ट की सरकार थी। सिंध जो था उसमें GM सैयद के सहयोग से सिंधियों की सरकार चल रही थी। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट था। भावलपुर पहले से इंडिपेंडेंट था। तो जो पाकिस्तान जिन लोगों ने मांगा वो तो यहाँ से गए नहीं, और जिन लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था उनको पाकिस्तान बना दिया गया। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? अब मेरे फैक्ट को काउंटर कर दीजिए आप जी। अगर इतना उनको प्रेम था तो जो काम उन्होंने 37 में किया था वो 46 में क्यों नहीं किया? और याद रखिए, इलेक्शन के बाद डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, गजवाए बदर का दिन था, रोज रमजान का 20वां दिन था, जिसमें कम से कम लाख लोगों को जिंदा कत्ल कर दिया गया था, बंगाल से लेकर बिहार तक। ये है बंटवारे की असली हकीकत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 46 डिवाइडेशन सिख केम फ्रॉम पंजाब तो व्हाट हैपेंस नो। और अब जो वहाँ पे हिंदू बचे हैं, आप जाके डॉन की न्यूज़पेपर, BBC उर्दू की, अरे रुक जाइए, पढ़ लीजिए। अरे पढ़, आज 1% है या 2% है या 0 भी नहीं है। अरे रुक जाइए, उसके भी फैक्ट बता दूं।
उनके अखबारों में ये क्लियर छपा हुआ है कि ये नीच जाति के हिंदू अगर यहाँ से निकल गए तो हमारा हगा हुआ कौन उठाएगा। इसके लिए उनको जबरदस्ती पाकिस्तान में रोका गया है और इसका एविडेंस मेरे पास 10 लोगों का नहीं, मैं 100 लोगों का दे सकता हूँ। ये बात मैं आपकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये वही कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिन लोगों ने गोली चलाई थी, हमारे क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर लठ बरसाई थी, उनको 1972 तक पेंशन देती रही है। पेंशन बंद नहीं करी इन लोगों ने। अरे भैया तुम इंडिपेंडेंट हुए थे तो जो तुम्हारे साथ बुरे किए थे सरकारी नौकरी में थे उनको लात मार के उनको कम से कम जेल में तो डालते। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया हुआ है। तो उस ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलिए और झूठ के आरोप पे बात मत आइए। जो फैक्ट है उसको देखिए। उन्होंने कहा है ब्राह्मणों जो 3-4% है ब्राह्मण उनका ज्यादा कब्जा है। ये भी मैं बता देता हूँ भैया, मेरी या नहीं है, सिर्फ इतना बताइए। जेन्युइन सी बात है हम मेहनत करते हैं, फ्री से करते हैं। हमारे घर दलित SC/ST वाले नहीं करते, हमारे घर वाले दलित नहीं करते। भैया करते होते तो हमारे गांव में दलित हैं, वो भी अमीर हैं। मैं आपको मिलवा सकता हूँ जिनके पास 4 व्हीलर है, फॉर्च्यूनर है। फिर भी अछूतापन क्यों है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है? एक मिनट, अछूत नहीं है ये गलत। जो ये ब्रिटिश, जो मैंने आपको बता दिया ना कि जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों की पेंशन बहाल कर सकते हैं, वो हमको बांटने के लिए वो, अरे भैया अब दलालों में ये गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, ये जो लोग थे इसमें दलाल है इन लोग। ये कौन सबसे बड़ा दलाल था ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है भैया। मेरी नेहरू, पटेल एकदम ओपन, सबको सार्जेंट की उपाधि मिली हुई है, एक अंबेडकर भी सबको मिली हुई है भैया। कौन ऐसा है नहीं जिसको ब्रिटिश ने पुरस्कार नहीं दिया। बस आपके लिए ऐसे बोल रहे हैं, गलत है, आप गलत बोल रहे हैं। आप किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को दलाल कह सकते हैं, चाहे वो इतिहास में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा, जिस व्यक्ति ने आज तक इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली कि आज तक कोई कर ही नहीं पाया और भविष्य में भी कोई नहीं कर सकता, आप उसे दलाल नहीं कह सकते। ठीक है जी, जो इस देश के निर्माण करता है, इस देश का, हाँ, तो आप अपने ये शब्द वापस लीजिए। हाँ, का जवाब दीजिए, मैं वापस ले लूँ ना। हाँ बताइए, का जवाब दीजिए, आप दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ और आप दलित हैं, मान लीजिए एक सपोर्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मैं आपसे बड़ी नफरत करता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे स्कूल में पढ़ने आते हैं और मैं आपको पढ़ने नहीं देना चाहता, ये कैसे पॉसिबल है कि आप पास हो जाएंगे? वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं करी, वो पास ही नहीं हुए, उनकी सारी डिग्रियां फर्जी है। आपको बच्चे की बात कर रहा हूँ, मतलब है कि ब्राह्मणों की देन है। I am not talking about Ambedkar, I am talking about 5-year-old children। आप उसका जवाब दीजिए। 5 साल से 10 साल का लड़का कैसे एग्जाम क्लियर करेगा जिसको मैं पढ़ने नहीं देता? ये अंबेडकर जी जब छोटे थे, 5 साल के रहे थे, तो ब्राह्मणों ने पढ़ाया इनका ये? नहीं, ब्राह्मणों ने उनसे नफरत करते थे, उनको जो नहीं पढ़ने देना चाहते थे, ये इनका तर्क है। उस समय में ना तो मैं था ना ये थे, मैं इनसे आज की बात कर रहा हूँ। इन्होंने आज उनको दलाल बोला, उस वक्त क्या था क्या नहीं था उसके लिए आई डोंट नो, ठीक है जी। लेकिन बड़े बड़े नेता बोलते हैं जा करके ये सब दलाल का सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हाँ, जो जयंती होती है ना, अम्बेडकर साहब की जयंती होती है, प्रधानमंत्री उस पर खुद ट्वीट करते हैं कि आज मस्तक होता है। अरे अब बुरा नहीं मानना, ठीक है। संविधान के, अरे रुक जाओ यार, गलत है ना, गलत अभी, अरे रुक जाओ, शब्द आपका गलत था, ये आपके गलत है। अरे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये वही संविधान है। व्यक्ति को नेता कहो, देखो जिस सरदार पटेल ने पूरे देश को, अरे रुक जाओ, उसी को आपने बोल दिया, फिर आप किसी को भी बोल सकते हो। रुक जाओ भैया, संविधान के सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो मोदी जी खुद। अरे भैया मोदी जी की मैं बोल रहा हूँ। ये, अरे सुन लो, ये संविधान जो है ये उसी का फायदा मोदी जी तो उठा के प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो उस संविधान की तो वो इज्जत करेंगे ही। उस संविधान के सबसे बड़े फायदे में तो मोदी जी हैं भैया। ओबीसी कार्ड वो खेल लेते हैं, उसके बाद क्या ओबीसी में अति पिछड़ा वाला कार्ड वो खुद खेल के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो वो तो अम्बेडकर के आगे वो करके भैया। मैं उस पर मेरी मोदी को दलाल मानते हो? मैं इनको इसलिए दलाल बोल रहा हूं। आप मोदी को दलाल मानते हो? भैया ओपन है, जितने लोग संविधान से फालतू का फायदा ले रहे हैं वो सारे दलाली कर रहे हैं। 10% तो अब आरक्षण जनरल कैटेगरी को भी मिल रहा है। भैया वोट बैंक की राजनीति है, हम में सभी रंगे हैं। आप नहीं ले रहे हैं? नहीं, मैं नहीं ले रहा हूँ। आरक्षण
तो आपके कोई मतलब ब्राह्मण पूरे नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, बहुत लोग आरक्षण में मिल रहा है मैडम। 10% एक अरे मैडम वो भीख हमें थोड़ी चाहिए 10%, 30% लेते हैं, 40% लेते हैं, उनका आपको भी 30% नहीं बढ़ता। अरे उनका पेट नहीं बढ़ता है तो आप बताइए मुझे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी नागरिकता भी बोल दो छीन ले। मेरा इतना ही सवाल अभी तक ना ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा टारगेट हुए हैं। अब आपने ब्राह्मण की बात किया, ऊपर अत्याचार किए गए लोगों की पेंशन बहाल रखी, वो भारत के देशभक्त कैसे मान लूं? चलिए ठीक है, हम लोगों की बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।